हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए आज हम हिंदी का पार्ट 5 शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है गिल्लू। इस पाठ को लेखिका महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया है, जिन्होंने अपने जीवन की एक घटना के बारे में बताया है। इस पाठ में लेखिका खुद अपनी ओर से गिल्लू और उनके रिश्ते के बारे में बता रही हैं। तो चलिए हम ध्यान से उनकी पूरी कहानी को सुनते हैं। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में मैंने देखा दो कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआ-छुअल जैसा खेल खेल रहे हैं। यह काकबीना एक विचित्र पक्षी है जो कभी समादरित किया जाता है, कभी अनादरित, कभी सम्मानित, कभी अपमानित। हमारे बेचारे पुरखे ना गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, ना मयूर के, ना हंस के। उन्हें सिर्फ काक बनकर ही आना पड़ता है। ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश इन क्वाक स्वरों में ही देना पड़ता है। मेरे काक स्वर्ण के विशेषक से अचानक बाधा अब बढ़ी, क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। निकट जाकर देखा गिलहरी का छोटा सा बच्चा जो शायद घोंसले से गिर पड़ा है और अब कौवे उसमें अपना सुलभ आहार खोज रहे हैं। कौवे की चोंचों से दो घाव उसमें हो गए थे। वह गमले से चिपटा पड़ा था। सबने कहा कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता, इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। परंतु मेरा मन नहीं माना। उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई, फिर रुई से घाव पोंछकर पेंसिलिन का मरहम लगाया। रुई की पतली बत्ती दूध में भिगोकर जैसे तैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई, पर मुंह खुल न सका और दूध की बूंदें दोनों ओर लुढ़क गईं। कई घंटों के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और स्वस्थ हो गया कि मेरी उंगली अपने दो नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच की मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। 3-4 मास में उसके स्नग्ध रुएं, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगीं। हमने उसकी जातिवाचक संख्या को व्यक्तिवाचक रूप दे दिया और एक प्रकार हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। वही 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में रहता, परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने के लिए वह मेरे पैर तक आकर सिर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता रहता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए न उठती। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले पंजे और सिर के अतिरिक्त सारा लघुघात, मतलब उसका छोटा सा शरीर, लिफाफे के भीतर बंद रहता। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर वह मेरा काम अपनी चमकीली आंखों से देखता रहता। भूख लगने पर चिक चिक करके वह मुझे सूचना देता और काजू या बिस्किट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे कुतरता रहता। इसी तरह वह मेरे साथ रहता था। गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में हौले हौले आने लगी। बाहर की गिलहरियाँ खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या कहने लगी। यह देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है, परंतु छोटी जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी। घर में कुत्ता बिल्ली ना आए, इस कारण मैं गिल्लू को बाहर नहीं जाने देती थी। पर मैंने बाद में कीले निकालकर जाले का एक कोना खोल दिया और गिल्लू को बाहर जाने का रास्ता बनाया। बाहर जाकर गिल्लू बाकी गिलहरियों के झुंड का नेता बना। हर डाल पर उछलता कूदता और रहता था और ठीक 4 बजे खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया और मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू अपनी जाली से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ लगाने लगा। तब से यह नृत्य का क्रम
हो गया। इसके बाद मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उसमें से किसी को मेरे साथ थाली में खाने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन गिल्लू इनसे अपवाद था। मैं जैसे ही खाने बैठती थी, गिल्लू मेरे पास आकर मेरी थाली में से बड़ी आसानी से एक एक चावल उठाकर सफाई से खाने लगता था और मेरे साथ बैठकर खाना खाता था। काजू उसका प्रिय खाद्य था और कई दिन काजू न मिलने पर वह अन्य खाने की चीज़ें या तो लेना बंद कर देता या झूले से नीचे फेंक देता था। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। सब उसे काजू दे आते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले। इससे ज्ञात होता था कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता रहा। मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले सहलाता मानो एक सेविका हो। गर्मियों में जब दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू बाहर जाता न अपने झूले में बैठता। उसे मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचाव का एक सर्वथा नया उपाय खोज निकाला था। वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक भी रहती। गिलहरी के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर उसने न कुछ खाया न बाहर गया। रात में अंत की यातना में भी वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन स्थिति में पकड़ा था। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जाकर हीटर जलाया और उसे उष्णता मीन्स गर्मी देने का प्रयत्न किया, परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ वह अपने किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। सोन जूही की लता के नीचे गिल्लू की समाधि दी गई, इसलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये कहानी समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज को लिखना शुरू करेंगे।